नमस्कार दोस्तों, HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज आपसे मुख्यतः दो बिंदुओं पर बात करनी है। दोनों ही बिंदु आपकी परीक्षा से संबंधित है। तो सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा। मैक्सिमम 10 मिनट का वीडियो रहेगा और 10 मिनट में आपके काम की बातें बहुत सारी होंगी। सबसे पहले हमें बात करनी है आपसे यूपी पीसीएस 2024 के एग्जाम को लेकर के, और दूसरी बात करनी है आपसे जो आपकी प्रतिष्ठित परीक्षा है यूपी पीसीएस आरओ को लेकर के। ठीक है, तो दोनों ही बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला हमारा बिंदु है यूपी पीसीएस 2024। इस एग्जाम के जो अभ्यर्थी होंगे वो दरअसल कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ साथ में यूपीएससी की जो परीक्षा दे रहे होंगे वो वाले अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे होंगे, और साथ ही साथ में अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग जैसे कि राजस्थान के जो विद्यार्थी होंगे वो भी इसमें सम्मिलित हो रहे होंगे। साथ साथ में एमपी पीसीएस और उत्तराखंड के अभ्यर्थी भी यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हैं, खासकर बिहार वाले अभ्यर्थी। तो ऐसी स्थिति में उनके मन में इस समय एक द्वंद्व की स्थिति बहुत हो रही होगी, और द्वंद्व की स्थिति किस चीज़ के लिए क्यों लेकर के हो रही होगी? एग्जाम डेट को लेकर के। तो जैसा कि सिनेरियो अभी चल पा रहा है, ऐसी स्थिति में बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। आयोग के पास जब चीज़ें सही हो जाएंगी, यानी कि जब आयोग को लगेगा कि अब परीक्षा के डेट निर्धारित करना सही रहेगा, तभी वो आपकी परीक्षा के डेट जो है दरअसल वो निर्धारित करेगा। लेकिन इस वर्ष आपकी परीक्षा हो जाएगी, पीसीएस प्री की तो हो ही जाएगी। मेंस अगले साल तक जा सकता है, लेकिन प्री परीक्षा आपकी यूपी पीसीएस की हो जाएगी। तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम देते हैं, जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन अभ्यर्थियों से मेरी रिक्वेस्ट है, बल्कि अन्य जो राज्य में जो अभ्यर्थी हैं और जो यूपी पीसीएस की परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए भी मेरा ये संदेश है कि आप लोग धैर्य के साथ पढ़ाई करते रहें। निश्चित तौर पर आपका इस वर्ष आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर ये समय आपके पास मिला है तो दरअसल आप लोग कृपया करके इस समय का सदुपयोग करना सीखें। ठीक है, क्योंकि सदुपयोग अगर आप लोग नहीं करेंगे तो समय आपके हाथ से निकल जाएगा। प्रीलिम्स परीक्षा आ जाएगी, 1 महीना बचेगा और उसमें आप कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम ठीक ठाक जो है तरीके से कठिन होता है, यानी कि हार्ड होता है। ठीक है, यूपीएससी का प्रीलिम्स एक बार आप निकाल लेंगे, लेकिन यूपी पीसीएस का जो प्री परीक्षा होती है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। ठीक है, तो इसके लिए दरअसल आपको अभी से ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करनी होगी, सकारात्मकता के साथ मेहनत करनी होगी। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर मैं आपसे इसमें कहूं तो सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा को क्वालिफाई कर लेने से बहादुरी नहीं होगी। जब तक आप प्रॉपर तरीके से मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई करते हुए इंटरव्यू तक नहीं जाएंगे और इंटरव्यू को क्रैक नहीं करेंगे, तब तक आपका परीक्षा देने का कोई मूल्य नहीं रहेगा। तो इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो है यूपी पीसीएस प्री की तैयारी करिए, लेकिन साथ साथ में यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। कम से कम मेंस के उन जो टॉपिक को आप जरूर कर लें जो आपके प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में कॉमन है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग पेपर फर्स्ट में बात करते हैं जीएस के, तो उसमें आप लोग आर्ट एंड कल्चर कर लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री कर लीजिए, ज्योग्राफी का सेक्शन कर लीजिए। सेकंड पेपर में पॉलिटी कर लीजिए, आईआर कर लीजिए, इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसके कुछ करंट के टॉपिक कर लीजिए। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर लीजिए। थर्ड पेपर में इकोनॉमिक्स को कर लीजिए, साइंस एंड टेक के कुछ फैक्चुअल डेटा को कर लीजिए, एनवायरनमेंट को कर लीजिए। फोर्थ पेपर को छोड़ दीजिए। फिर फिफ्थ और सिक्स में, यानी कि जो यूपी स्पेशल है, उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको फैक्चुअल लगती हैं उनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। इतना काम कर लीजिए, और ना सिर्फ इसको पढ़िए बल्कि इसके साथ साथ में इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि मुख्य परीक्षा में अगर आपने अभी तक अपने आंसर को लिखना नहीं शुरू किया है तो आप अपनी तैयारी को छोड़ दीजिएगा। कोई औचित्य नहीं है अगर आप मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 20 प्रश्नों को लिखना, एक दिन में लिखना। ठीक, उसके बाद फिर एक ही दिन में दूसरा पेपर आपका होगा, फिर से 20 क्वेश्चन लिखना और टू द पॉइंट लिखना। अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है और लगातार 3-4 दिन तक आपको एग्जाम मेंस का मुख्य परीक्षा का देना होगा। और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस एंड मोर देन प्रैक्टिस चाहिए होती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्री परीक्षा निकलने के बाद आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लेंगे पीसीएस की या यूपीएससी या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की, तो दरअसल ये आपकी भूल है। और एक बात मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि ऐसी अगर आप गलती करते हैं तो ये इस गलती को मैं कहता हूँ कि स्वयं के हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम। तो अभी आप लोगों के से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी भी समय है, आप लोग मुख्य परीक्षा के साथ साथ में प्री की तैयारी करते रहिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए।
कहीं से भी आप जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको लगे वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे यहाँ पर भी यानी कि मेरे चैनल पर भी HRD IAS के चैनल पर भी UPPCS मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग वहाँ पर जाकर के डिटेल्स में उसको कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के माध्यम से दिया गया है। ठीक, ये चीज़ें हो गई महत्वपूर्ण। अब हम बात करते हैं जरा जो आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा जो है उत्सुक रहते हैं, वो आपकी जो प्रतिष्ठित परीक्षा है वो है RO ARO की। RO ARO वाले जो अभ्यर्थी हैं उसमें इनकी जो संख्या अभ्यर्थियों की वो बहुत ज़्यादा है और वो अभ्यर्थी भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। उन लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज़ पैनिक नहीं हो। जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि आपकी RO की परीक्षा UPPCS के बाद होगी, ऐसा हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है। आपका RO पहले के तरीके से यानी कि जैसा कि आपका फरवरी में एग्ज़ाम जो डेट था आपका RO का, फिर मार्च में आपका PCS था, इसी तरीके से हो सकता है कि आपका RO पहले हो जाए PCS बाद में हो, या PCS पहले हो जाए RO बाद में हो। लेकिन ध्यान रखना कि दोनों ही परीक्षाओं में गैप 1-1.25 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। हो सकता है कि ये गैप आपका 20-22 दिन का ही हो, ये बात भी आप लोग मान के चलिएगा। तो अगर आप दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि अगर आपको RO भी देना होगा और PCS भी देना होगा, तो दोनों में तारतम्य आपका बिठाना आना चाहिए। और इसके लिए जब तक आप UPPCS मुख्य परीक्षा और RO की मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। अगर आपने UPPCS मुख्य परीक्षा की तैयारी कर ली और UPPCS मुख्य परीक्षा की तैयारी करते समय आपने ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, आपने हिंदी के पेपर को सॉल्व कर लिया, तो दरअसल वो आपका RO में काम आएगा। और RO वाले अभ्यर्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो उनका मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उनके कुछ बिंदुओं को आप अभी से रेडी कर लीजिए। और साथ साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है RO ARO में मुख्य परीक्षा में, वो है आपका निबंध का सेक्शन, जिसमें आप भरपूर नंबर पा सकते हो। और जो दूसरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो है राइटिंग लेटर वाला, जिसमें आपका परिपत्र, विज्ञप्ति, अनुस्मारक वगैरह आता है। इसकी प्रैक्टिस भी अभी से आप करना शुरू कर दें। अगर नहीं करते हैं तो कर दें, क्योंकि समय जब निकल जाएगा तो आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। तो निबंध के लिए भी हमारी तरफ से बैच लॉन्च किया गया है। अगर आप UPPCS का निबंध लिखना चाहते हैं या RO ARO का निबंध लिखना चाहते हैं और कुछ अन्य गतिविधियां भी इसमें सम्मिलित होंगी, तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, इसके लिए भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप लोग वहां पर जाकर के इस बैच से जुड़ करके अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें चाहे PCS की प्री परीक्षा हो चाहे RO की परीक्षा हो, कोशिश करिएगा कि घटना चक्र पूर्वावलोकन के साथ में रेफरेंस बुक जरूर पढ़िएगा। और खासकर ज्योग्राफी और इतिहास विषय के रेफरेंस बुक जरूर पढ़िएगा। ये मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी एडवाइस है। आप भले ही किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सब चीज़ों को हटा सकते हैं, लेकिन जो खासकर जो सिविल सेवा परीक्षा है, खासकर उत्तर प्रदेश की, जिसमें RO ARO और आपका PCS आता है, इसमें जो है आपकी जो NCERT है, एक बार को आप इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको आप वो मत सोचिएगा, लेकिन कम से कम रेफरेंस बुक को आप प्लीज़ मत छोड़िएगा, क्योंकि इस समय जो पेपर आ रहा है वो कहीं ना कहीं जो है कॉन्सेप्चुअल आ रहा है प्लस फैक्चुअल आ रहा है और कूट के माध्यम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जब तक आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, जब तक आप डिटेल्स में थ्योरी को नहीं पढ़े रहोगे, तब तक आप प्रश्नों को टैकल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि चुपचाप से जितना भी आपके पास समय है उसको उठाइए और करिए। बुक पढ़ते समय कुछ दिक्कत हो सकती है कि सर नोट्स बनाएं या ना बनाएं, ये दरअसल आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि आप कम समय सीमा के भीतर नोट्स बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाना चाहिए, कोई जो है इसमें दिक्कत नहीं है। देखो, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसमें आप जितना ज़्यादा इनोवेशन करेंगे, जितना ज़्यादा आप पेन चलाएंगे, जितना ज़्यादा आप उस पर मेहनत करेंगे, वो आपके लिए लाभकारी ही होगा। तो कभी ये मत पूछा करिए कि सर NCERT पढ़ें कि नहीं पढ़ें, पढ़ेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं, बनाएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। सर एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ें, ये आपके ऊपर निर्भर है, जितना पढ़ पाएंगे उतना फ़ायदा होगा। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जितना ज़्यादा कुछ आप बेहतर कर सकते हैं करें, इसमें पूछने वाली बात कोई नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि जो कुछ आप बेहतर कर सकते हैं करिए। आपको लगता है कि आपको NCERT पढ़नी चाहिए, बेशक NCERT पढ़िए। हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की होगी, उनका बेस NCERT से शुरू हो सकता है। वो लोग NCERT की बुक उठाएं, 11th की उठा लें, अगर नहीं ज़्यादा पढ़ पाते हैं कम से कम 11th-12th की पढ़ लें, यानी कि 11वीं 12वीं की NCERT को पढ़ लें। अगर उनके पास और समय है तो कम से कम वो फिर 7th और 8th से पढ़ लें। या फिर जो कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे होंगे, वो NCERT को थोड़ा सा साइड कर दें, उनका फोकस घटना चक्र,
पूर्वावलोकन जो होता है उस पर रहे, साथ साथ में प्रीवियस ईयर पेपर जो हो उस पर रहे, और हाल फिलहाल के जो प्रश्न पत्र आयोग ने कराए हों उनको सॉल्व कर लीजिए अच्छी तरीके से, और प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका काम उतने से हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पुराने प्रश्न पत्र जो होते हैं यानी कि जो PYQs होते हैं उनके प्रश्न आपकी परीक्षा में गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर पुराने प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, अगर उसमें आप गलती करते हैं तो दरअसल ये गलती अक्षम्य मानी जाती है, माफ़ करने योग्य नहीं होती है। तो PYQs जो हो वो आपके ज़ुबान पर होने चाहिए। अगर कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछे तो उसके लिए आप ऑप्शंस ना रखें कि सर ऑप्शन बताइए तब मैं बताऊंगा इसका आंसर। जैसे ही कोई आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बिना ऑप्शन के आप जो तुरंत बता दें कि इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, तब जाकर के प्रीलिम्स परीक्षा आपकी क्वालिफाई होगी। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं कि प्रीलिम्स के लिए न सिर्फ कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है बल्कि रट्टाफिकेशन यानी कि फैक्चुअल डेटा के लिए आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। इसके लिए जो कुछ तरीका आप अपना सकते हैं, कोई फार्मूला बना लें, कोई ट्रिक बना लें, अपने रूम में चार्ट लगा लें, स्टिकी नोट्स चिपका लें, बुक पे नोट्स बना लें, नोट कर लें वहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स में स्टिकी नोट्स बना करके अंडरलाइन कर दें, हाईलाइट कर दें, जो कुछ कर सकते हैं यानी कि फैक्चुअल डेटा आपके दिमाग में पूरी तरीके से रहे। और इसके लिए जरूरी होता है कि जितना आप पढ़ें उसको कम से कम रिवीजन तो करें ही करें, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक इसका आपके पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। तो आज जो मैंने बातें आपको बताई, कंक्लूजन इसका यही है कि आप लोग चाहे आरओ की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा दोनों को साथ में लेकर चलिए और साथ साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। पीसीएस वाले मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, साथ में एसए की राइटिंग प्रैक्टिस करें, और आरओ वाले हैं वो लोग भी निबंध की प्रैक्टिस करें, और साथ साथ में जो है आंसर राइटिंग जो आपका लेटर है उसकी करते रहें। तो ये कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण है, और रिवीजन करते रहें। बाकी आप ये लोग ये मत पूछा करिए कि सर ये पढ़ें कि नहीं पढ़ें। आप जितना कुछ पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़ें, और आपके पास समय भरपूर रहता है, समय की किसी के पास कमी नहीं रहती है। हाँ, जो जॉब वाले होते हैं या जो मैरिड हैं पर्सन, उनके पास समय की सीमा की कमी होती है, वो लोग कम से कम पढ़ें, बार बार मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करें। लेकिन जिनके पास समय ठीक ठाक है वो लोग जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। बस एक बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा किताबों का सहारा मत लीजिएगा। हर विषय की एक एक किताब, घटना चक्र और करंट अफेयर्स आपके पास रहता है, उतना करिए। हिंदी को डेली रिवीजन करते रहिए, बस यही जो है सफलता का सूत्र है, और कोई सूत्र नहीं है। सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, परेशान मत होइए। कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, निसंकोच होकर के मुझसे बात करिए, कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, लेकिन जो है जिद ठानिए कि इस बार आपको अंतिम चयन लेना ही लेना है। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।